जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बात करते हैं ईथर के ऊपर। यूनिट 3 की लास्ट वीडियो भाई, पार्ट 3। टेलीग्राम ज्वाइन करें फॉर पीडीएफ। ईथर दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक होता है, एक अनसिमेट्रिक होता है। आवाज़ में आप लोगों को थोड़ा ठहराव सुनाई देगा, क्योंकि इससे पहले हमें ने लगभग 3 से 4 वीडियो शूट की है। ये 5वीं वीडियो हम शूट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी आवाज़ जो बैठ चुकी है। तो आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ। और रात का समय है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी ये वीडियो शूट करते हुए, लेकिन फिर भी हम करेंगे कोशिश कि करवा दें। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्गे। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल समझिएगा क्या होता है अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सबसे पहले तो ईथर, कोई भी इस तरीके का ग्रुप क्या होता है, ईथर होता है। अब इस ईथर के दोनों साइड अगर सेम ग्रुप लगे हुए हैं, लाइक CH3 इस साइड लगा हुआ है, CH3 इस साइड लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। और दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इस साइड डिफरेंट ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, इस साइड मिथाइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल मेथड। कोई दिक्कत नहीं। दो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर है, जिसमें पहला है एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से बनाते हैं। एल्कोहल से आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा कि मैं बनाऊं कैसे का। कोई एक एल्कोहल ले लीजिए, उसमें H2SO4 डाल दीजिए इन द, ये मेथड याद है क्या? नहीं याद है? अब याद आ जाएगा। ये बन जाएगा इससे। क्लियर? अब याद आ जाएगा तुम लोगों को। अगर अब भी याद नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे पढ़ने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद आया? दो अलग अलग टेम्परेचर देते थे। एल्कीन चैप्टर को याद करो, जब हमें एल्कीन बनाया था, फॉर्मेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एल्कीन के अंदर 433 केल्विन टेम्परेचर लेते थे एल्कोहल के अंदर, तो क्या बन जाता था? एल्कीन बन जाता था। और अगर वहीं पर अगर हम 413 डिग्री केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो अपना क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है। क्लियर? और इसके अंदर जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है विलियमसन ईथर प्रोसेस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसकी दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये ईथर की फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है, दूसरी ये SN2 पाथ फॉलो करती है। उसको मैकेनिज्म से समझते हैं कैसे ये SN2 पाथ फॉलो करती है। कोई भी R-X ले लो आप, एल्काइल हैलाइड ले लो, उस एल्काइल हैलाइड के अंदर RNA डाल दो, उसके एल्काइल हैलाइड के अंदर RONA, क्योंकि अपने क्या बनाना है? ईथर बनाना है। तो ये SN2 पाथ फॉलो करेगी। तो इसमें ये बताओ सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? RO नेगेटिव इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये न्यूक्लियोफाइल अगर SN2 पाथ फॉलो करेगा तो SN2 रिएक्शन जानते हो कहाँ से जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, यहाँ से इसको अटैच कर देगा और इस X ग्रुप को ये क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा बाय SN2 फॉर्मेशन। SN2 के इसका SN2 इसका मैकेनिज्म है। तो सबसे पहली बात तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किससे की क्या होती है, किसकी फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है और पाथ कौन सा फॉलो करती है? तो SN2 ही पाथ फॉलो करती है। इसकी कुछ फेलियर्स है भाई। सबसे बड़ा फेलियर तो है इसमें सोल्ट लेना, सबसे बड़ी महाभारत है। सोल्ट लेना सबसे बड़ी महाभारत है कि किसके ऊपर पॉजिटिव ले, किसके ऊपर नेगेटिव ले, किसको अटैच करे। पाथ तो सही है, SN2 डिसाइड है, लेकिन जैसे अगर किसी ने ये सोल्ट ले लिया, ये सोल्ट ले लिया, बताओ ये एग्जिस्टेबल है? किसी भी इसके ऊपर बेंजीन ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं है, वन स्टेबल है, तो ये सोल्ट आप ले नहीं सकते। क्लियर? तो इस प्रकार से इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट्स भी है। तो सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट ये है कि एक प्राइमरी होना चाहिए, जो आप R-X ले रहे हो प्राइमरी होना चाहिए। अगर सेकेंडरी और टर्सरी है तो उसके अंदर जब ये यहाँ आके लगेगा SN2 पाथ से, अगर ये सेकेंड टर्सरी हो गया तो SN2 पाथ फॉलो ही नहीं करेगा, SN1 पाथ फॉलो करेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए। ज़्यादातर सेकंड भी हो जाते हैं, लेकिन सिट्रिक एंट्रेंस का फैक्टर वहाँ पर आ जाता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा है कि सोल्ट लेना, इसमें सबसे मुश्किल है। ये इसके दो क्या है? बैकवर्ड है। इसकी क्या है? ये कमियां हैं किसकी? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। अगर इसकी दूसरी बात कही जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी अल्कोहल और फिनोल से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लेस होता है। क्यों लेस होता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो पाया जाता है, सोलिबिलिटी भी लो पाई जाती है और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लो पाया जाता है। क्लियर? ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हल्का फुल्का डिस्कशन हो गया, हल्का फुल्का, और PDF के अंदर इसका थोड़ा बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी रिएक्शन होती है क्लेवलेशन ऑफ HX बॉन्ड। क्लेवलेशन ऑफ HX बॉन्ड इसकी सबसे मेन रिएक्शन होती है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा है एक एग्जांपल से चलना होगा। कई बार ये SN1 पाथ भी फॉलो करता है, कई बार SN2 पाथ भी फॉलो करता है। कब SN1 फॉलो करेगा, कब SN2 फॉलो करेगा, कब HX के साथ, हम एक HX के साथ ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन विद HX। इसको एक समझने के लिए एक जर्नल में एग्जांपल ले लेता हूँ। लाइक मैंने ये ले लिया, एक अनसिमेट्रिकल एल्केन ले लिया, ठीक है, एक अनसिमेट्रिकल एल्केन ले लिया मैंने ये, इसमें मैंने डाल दिया HX, क्लियर, HX डाल दिया। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है ना वो बनेगा CH3X प्लस C2H5OH। सर आपको कैसे पता है कि यही कंपाउंड बनेगा? तो समझो, इसका मेथड समझो बनाने का क्या है। कोई भी आपको आई डाल रखे हो, आपको सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ दो जो स्पीशीज O के दोनों साइड, एक राइट साइड बचेगी एक लेफ्ट साइड, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले जाओ। अब ये देखो कि ये प्राइमरी है, सॉरी प्राइमरी नहीं, देखो कि इनमें से कोई ट्रसरी नहीं है, ट्रसरी तो नहीं है, या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। रेजोनेंस स्टेबलाइज एग्जांपल दूंगा रेजोनेंस स्टेबलाइज का, कोई ट्रसरी नहीं है या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। अगर कोई ट्रसरी नहीं है और रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो पाथ कैसा फॉलो करेगी, SN2 पाथ फॉलो करेगी रिएक्शन। ये बात ध्यान से दिमाग में डाल लेना। अगर आपने बॉन्ड को जर्नली ये करना नहीं है, मैं इसका शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, आपको तोड़ना है, पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है, देखना है कि अगर इसके ऊपर अगर इनमें से कोई भी अगर ट्रसरी है तो कैसा होगा, SN1 पाथ फॉलो कर जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तब भी कौन सा पाथ फॉलो कर जाएगा, SN1। अगर ट्रसरी नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, SN2 पाथ फॉलो करेगा। और SN2 पाथ के अंदर कैसा सिट्रिक हिंड्रेंस फैक्टर लगता है, जिस वजह से इसके अंदर यहाँ पर अगर HX ऐड हो जाएगा, यहाँ पर OH ऐड हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है ड्यू टू द, क्योंकि SN2 में आपको पता हो, आपने PDF डाउनलोड किया तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि सिट्रिक हिंड्रेंस फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन SN2 रिएक्शन। इस वजह से ये देखिएगा कि मैंने ट्रसरी के अंदर कैसे ली, SN1 रिएक्शन ली, रेजोनेंस में भी रेजोनेंस स्टेबलाइज अगर आता है पॉजिटिव चार्ज देने के बाद कार्बोकेटाइन तो भी मैंने SN1 ली, और अगर इन दोनों में से प्राइमरी सेकेंडरी दिया हुआ तो हम सिंपल SN2 लेंगे। क्लियर, विद एग्जाम्पल मैंने इसको समझा दिया। अब इसका मैं रेजोनेंस स्टेबलाइज का आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आपका जो कंसेप्ट है ना वो चमक जाए, बिल्कुल चमक जाए, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट, जैसे मैंने एक PH CH2O CH3 ये ले लिया, मैंने इसमें HI डाल दिया, क्लियर, ये डाल दिया HI। अब क्या करे हुए, मैंने बताया भाई इसको ऐसे ऐसे जर्नली करना नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आओ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आओ। तो ये तो है प्राइमरी है ये देखो, इसको अगर ड्रान करोगे ना स्ट्रक्चर को अगर ड्रान करोगे CH2 पॉजिटिव, तो इसमें रेजोनेंस हो रही है, ध्यान से देखो तो इसमें रेजोनेंस होती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। तो ड्यू टू द रेजोनेंस, अब इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है तो कौन सा फैक्टर लगेगा, SN1 का रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन के साथ PH किसके साथ आएगा, जिसपे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दूसरे के साथ क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा। ये चीज़ समझ गए। ये तो था पॉइंट ऑफ व्यू HI का एडिशन, OH का एडिशन, या फिर जो भी जर्नल एडिशंस है। अब एक एग्जांपल और लो, जैसे PHOCH3 ये ले ले, HI डाल दो। अब यहाँ देखो, यहाँ जब तोड़ोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आप ये जानते हो कि किसी भी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो हाईली अनस्टेबल होती है। तो इसके साथ तो आप कभी भी आयोडीन लेके ही नहीं आओगे, आप किसके साथ लेके आओगे, दूसरे के साथ लेके आओगे, जो भी बच गया इस साइड जो भी कंपाउंड बच जाएगा। इसको एक एक्सेप्शन में याद रख लेना। क्लियर, क्यों होता है एक्सेप्शन में, क्यों एक्सेप्शन में, अगर मैं इधर ये बना देता हूँ, मैं इसके साथ आयोडीन ले आता हूँ, मैं जब इस आयोडीन को रिमूव करूँगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हाईली अनस्टेबल है, इस वजह से ये कंपाउंड नहीं बनता है, इस वजह से कंपाउंड बनता है, ये ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं बनता। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान से रखना भाई, जो O के दोनों साइड वाले बॉन्ड को तोड़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो अगर ट्रसरी है और रेजोनेंस कैसा स्टेबलाइज है तो आपको SN1 ऑर्डर से रिएक्शन को सोचना है। अगर इन दोनों से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो SN2 ऑर्डर से आपको रिएक्शन को सोचना है। फॉर सिमेट्रिक, बेसिकली ये किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए है, सॉरी अनसिमेट्रिक के लिए है। लेकिन अगर आप सिमेट्रिक पे भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिमेट्रिक में भी कंपाउंड सेम ही बनते हैं, आप सिमेट्रिक पे भी लगा सकते हो, इस रूल को आप उसके ऊपर भी लगा सकते हो। यदि यहाँ लिख दिया एक्सेस, एक वर्ड ऐड कर दिया एक्सेस, तब क्या होगा, तब होगा खेला। क्या खेला होगा, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, इसमें जब CH2O
CH3 में डाल दिया एक्सेस PH, एक्सेस HI, एक्सेस में डाल दिया HI, एक्सेस में डाल दिया HI। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ऐसे नहीं तोड़ना उस समय, इस बॉन्ड को अब एक्चुअल में ब्रेक करो और दोनों साइड X दे दो, इसको भी X दे दो, इसको भी X दे दो और इसको H दे दो, इसको 2 H दे दो O को, ये H2 अपना निकाल देगा बाहर, प्लस ये क्या करेगा PHCH2 X बना लेगा, प्लस CH3 X बना लेगा। इन द केस ऑफ एक्सेस, एक्सेस के केस में, एक्सेस के केस में। तो सर इसको भी ले लेते हैं, एक्सेप्शन वाले को भी ले लेते हैं सर एक्शन वाले केस में। अब इसमें वो मत कर देना कहीं कोई इसको भी X दे दे, फिर वो आइलियन स्टेबल हो जाएगा। आइलियन स्टेबल फैक्टर को थोड़ा ध्यान में रखना है इस केस में। इसको H दे दो, इसको X दे दो, इसको OH दे दो, तो ये क्या बन गया CH3 सॉरी PHOH बन गया है यहाँ पर, और यहाँ पर CH3X बन गया। इसको किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए भाई। देखो मैंने ऊपर तो दोनों के अंदर X ऐड कर दिया इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इस चीज़ के अंदर किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब अगर हम करेंगे X ऐड कर देंगे तो ये हाईली अनस्टेबल फॉर्म बन जाएगी, जिस वजह से हमने इसको नहीं दिया है। ये इसका एक कंसेप्ट था HI का। HI का एडिशन आपको पता चल गया होगा। उसके अंदर सबसे बेसिक एडिशन यही है कि भाई टर्सरी कार्बन हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, तो पाथ कैसा फॉलो करेगा एडिशन SN1 का, और वरना SN2 का पाथ जो है वो फॉलो करेगा, आपको वही बनाना है। अब दूसरी बात करते हैं EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जिसमें पहली बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। ब्रो लिख देता हूँ मैं इसको, ब्रोमिनेशन है पूरा, मतलब कि आपने कोई भी एक लाइक ये कंपाउंड ले लिया, इथर है, इसके अंदर आपने Br2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, Fe के प्रेजेंस में अगर Br2 डाल दिया तो वही सेम एडिशन है। एक बार कहाँ लगेगा आके पैरा पे लगेगा, और एक बार कहाँ लगेगा आके ऑर्थो पे लगेगा, सॉरी एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, मैंने उल्टा बोल दिया। क्लियर? उल्टा इस वजह से बोल रहा हूँ भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो शूट हो चुके हैं, दिमाग में बिल्कुल नहीं वही मत रह रही। नाइट्रेशन, आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं, सॉरी भाई अपनी खुद की दास्तां सुनाने लग गया आपको। बात करते हैं नाइट्रेशन के ऊपर। नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन के अंदर OCH3 है, इसके अंदर आपको क्या डालना है? कंसनट्रेटेड HNO3 डालना है, प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है। ये आपको क्या डालना है आप जानते हैं। अब दोनों के अंदर दोबारा से वही खेला होगा। क्या खेला होगा? एक बार कहाँ लगेगा आके कंपाउंड ऑर्थो पे लगेगा, एक बार कहाँ लगेगा और पैरा पे लगेगा, और मेजर क्या आएगा आपका? पैरा वाला आएगा। इस बात को तो आप जानते हैं, मैंने बहुत बार इस बात को तो रिपीट कर दिया है, बल्कि मैंने तो ये तो डेडलाइन ही दे दी थी, आप लोग जानते हो, कोई किसी ने पढ़ा हो मुझसे, मैंने तो डेडलाइन दे दी थी एराइल एलाइड में कि कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, एराइल एलाइड कंपाउंड्स के अंदर, वो हमेशा पैरा ही मेजर देगा। मैंने बोल दिया था। फ्रिंकल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिंकल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, दोनों के रिएजेंट तो बहुत याद ही हो गए हो ना, RCl प्लस अनहाइड्रस AlCl थे, ये लेते हैं हम इसके अंदर रिएजेंट। और इसके अंदर क्या लेते हैं? RCOOCl प्लस अनहाइड्रस AlCl3, रिएजेंट तो आपको याद है, रिएजेंट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर जो कंपाउंड लिया जाता है, दोनों को मैं एक ही रिएक्शन से कोलैब कर दूंगा, CH3, इसके अंदर मैं फ्रिंकल-क्राफ्ट रिएक्शन करा रहा हूँ, रिएजेंट देख लेना, इसके अंदर फ्रिंकल-क्राफ्ट असाइलेशन करा रहा हूँ। क्लियर? तो इसके अंदर क्या होगा, अगर जो ये OCH3 था, एक बार ये पैरा पे लगेगा, सॉरी ऑर्थो पर, और एक बार कहाँ लगेगा आकर? पैरा पर लगेगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। सिमिलरली अगर हम देखें OCH3, तो OCH3 जो है आपका COOR, एक बार यहाँ क्या लगेगा, सॉरी ये यहाँ वो आएगा, यहाँ। क्लियर? ये पैरा पे लगेगा एक बार आकर, और एक बार ये कंपाउंड यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा? इसके साथ यहाँ लगेगा OR। ये क्या बना आपका? ऑर्थो, ये बना आपका पैरा प्रोडक्ट। ये फ्रिंकल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। और हम इसके बाद विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या क्या करा चुके हैं, आपको लिमिटेशन करा चुके हैं कि क्या फेरेबल होता है किसके लिए? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए फेरेबल होता है। प्रोसेस ऑफ सॉल्ट जो चूजिंग प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो भाई PDF आप डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू भाई।